क्या कुछ परिणाम की स्थिति बनती दिख रही है? चुनाव के बाद भी बंगाल में किस तरीके का हंगामा हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसी सब का विश्लेषण करेंगे। तो सुनील बंसल जिस तरीके से वहां पर बैठे और अमित शाह ने जिस तरीके से आखिरी 15 दिन बैठकर एक एक चीज सुनिश्चित की है, इसको मानकर चलिए कि ममता बनर्जी के पिच पे वो जाकर खेलने नहीं गए। ममता बनर्जी को चंडी पाठ हर जगह करना पड़ा। इस बार नहीं बना पाती है तो मुझे लगता है कि फिर ये बीजेपी के लिए एक इशारा होगा कि वो बंगाल पे इतना जोर देना बंद करे, क्योंकि बंगाल की जनता उनको बीजेपी की जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, जो उनका जय श्री राम वाला पॉलिटिक्स है, वो बंगाल में नहीं चलने वाला है। ये मैसेज उनको जरूर मिल जाएगा। अचानक से जोर की बारिश होने लगती है और जब हम थोड़ा आगे जाते हैं तो बिल्कुल सूखा पड़ा होता है, तो उसको ना तो हम जोरदार बारिश कहते हैं ना सूखा कहते हैं। बंगाल चुनाव का अनुमान बिल्कुल उसी तरह वैसा ही है। राहुल गांधी ने भी वेस्ट बंगाल में जो एफर्ट किया है वो सिर्फ इतना किया है कि मुस्लिम मतदाता हमारा वापस आ जाए। उन्होंने इससे ज्यादा ना कांग्रेस के भलाई के लिए कुछ किया ना बुराई के लिए कुछ किया है। 49% पर अब बीजेपी उस 49% से कितना खींचती है ममता का वोट, उस पर निर्भर करेगा ये नतीजा, कि उसका 38% इंटैक्ट रहे और उस 49% में कम से कम 4.5-5% वो खींचे अपनी तरफ, तब जाकर के बीजेपी की सत्ता में आने की संभावनाएं बनती हैं। जो करो मरो की स्थिति है, भाजपा हार भी जाएगी तो ये होगा कि चलो एक बार और कोशिश की पर नहीं आए, और बाकी देश उनके पास है, कई राज्य उनके पास, ममता के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। बंगाल के एग्जिट पोल डरा भी रहे हैं, चौंका भी रहे हैं और एक खेमे में खुशी भी है। दरअसल जितने भी एग्जिट पोल आए हैं वो सारे एग्जिट पोल एक तरफा बीजेपी की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। केवल दो ऐसे एजेंसीज हैं जो ये कहती हैं कि शायद टीएमसी की वापसी होगी, शायद ममता बनर्जी का किला भेदने में बीजेपी कामयाब नहीं होगी। अब परिणाम से पहले जिस तरीके से एग्जिट पोल के बाद बंगाल की खूब चर्चा हो रही है, बंगाल के स्ट्रांग रूम के बाहर ममता बनर्जी दिखाई पड़ती हैं। देखिए तो पिछले 50 सालों में बंगाल ने सिर्फ 2 बार ही सत्ता परिवर्तन किया है। अब इतने बड़े टेन्योर में अगर सिर्फ 2 बार सत्ता परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पर 2026 में अगर सत्ता पलटती है तो ये एक रिकॉर्ड ही होगा। क्या कुछ परिणाम की स्थिति बनती दिख रही है? चुनाव के बाद भी बंगाल में किस तरीके का हंगामा हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसी सब का विश्लेषण करेंगे हमारे तमाम मेहमानों के साथ। अनुराग वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, राजकिशोर जी बंगाल की जमीन को टटोल कर आए हैं, वोटरों से मिलकर आए हैं, इसलिए उनका इस कार्यक्रम में होना लाजमी था। राकेश शुक्ल जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे वरिष्ठ पत्रकारों का क्या आकलन है बंगाल पर, एक एक करके उनसे जवाब लेते हैं। मैंने तो जैसे पहले भी कहा कि मुझे वो वजहें नहीं दिख रही है जिसकी वजह से बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिल जाए और सरकार बना ले। क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है, और जो माहौल दिखाई दे रहा है, ममता तो लास्ट मोमेंट तक लड़ती दिखाई दे रही हैं, तो उन्होंने कैंपेनिंग और उसके बाद वोटिंग के दौरान भी उतनी ही चौकन्नी अपनी नज़र नहीं रखी होगी, अपने कैडर को नहीं तैनात रखा होगा, मुस्तैद रखा होगा, वो हम नहीं कह सकते हैं। तो जितनी मजबूती से बीजेपी चुनाव लड़ी है उतनी ही मजबूती से ममता भी लड़ी हैं। तो 4 तारीख को देखना होगा कि ममता जीतती हैं, बीजेपी जीतती है, क्या होता है। लेकिन एक बात ये जरूर है कि ये बहुत डिफाइनिंग मोमेंट होगा बंगाल के राजनीति का। अगर बीजेपी वहाँ पर सरकार बना लेती है तब तो हम मान के चलेंगे कि ममता जी की लंबे समय के लिए वहाँ से विदाई हो गई, क्योंकि बीजेपी जहाँ पे भी सरकार में गई है और सरकार बनाई है, फिर हमने देखा है कि दूसरी पार्टी का काफ़ी लंबे समय तक वहाँ से पत्ता कट जाता है। बीजेपी अगर इस बार नहीं बना पाती है तो मुझे लगता है कि फिर ये बीजेपी के लिए एक इशारा होगा कि वो बंगाल पे इतना जोर देना बंद करे, क्योंकि बंगाल की जनता उनको बीजेपी की जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, जो उनका जय श्री राम वाला पॉलिटिक्स है, वो बंगाल में नहीं चलने वाला है। ये मैसेज उनको जरूर मिल जाएगा। तो इंटरेस्टिंग होगा अपने आप में देखना कि क्या वो डिफाइनिंग मोमेंट किसके फेवर में जाता है, किसको क्या मैसेज जनता देती है और 4 को क्या होता है। बंगाल ममता वर्सेस अमित शाह हमने पूरे चुनाव के दौरान देखा, लेकिन 2 चरणों के चुनाव के बावजूद भी इस वक्त जिस तरीके से बंगाल सुर्खियों में है, परिणाम पर उसका किस तरीके का असर, आपका आकलन क्या कहते हैं? देखिए, बंगाल चुनाव की समीक्षा 2 तरह से हो रही, एक उत्तेजक, एक भावनात्मक। तो उत्तेजना और भावना दोनों पक्षों के साथ है। जो भाजपा को देख रहा है वो उत्तेजित होकर ममता बनर्जी की हार की समीक्षा करता है और भावनात्मक तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जीत की बात करता है, और जो तृणमूल को देख रहा है
वो उत्तेजित होकर भारतीय जनता पार्टी की हार की समीक्षा करता है, भावनात्मक तौर पे ममता बनर्जी की जीत की बात करता है। हम किसी निष्कर्ष पर, किसी अनुमान पे इसलिए उस तरीके से नहीं पहुंच पाते। जैसे यदि हम जा रहे हैं, अचानक से जोर की बारिश होने लगती है और जब हम थोड़ा आगे जाते हैं तो बिल्कुल सूखा पड़ा होता है, तो उसको ना तो हम जोरदार बारिश कहते हैं, ना सूखा कहते हैं। बंगाल चुनाव का अनुमान बिल्कुल उसी तरह वैसा से ही है। तो इसलिए ये कहना थोड़ा सा कठिन हो रहा है कि कौन जीतेगा। हाँ, जो परिस्थितियां दिखाई दी, और राजकिशोर अभी बता भी रहे थे, उस परिस्थिति के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि इस बार ममता बनर्जी को नुकसान हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितना फायदा उठा पाती है, क्योंकि 3 से 77 जाने के बाद हम उत्तेजित होकर कहते हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पे जाएगी, क्योंकि हमको ये लगा कि जो पार्टी 3 सीट पे थी वो 77 पे जा सकती है। अमित शाह भी 200 सीटें कह रहे हैं। जो पार्टी 10% में थी वो 38% पे जा सकते, तो 48 होने में क्या दिक्कत है। तो उस आकलन को लेके हम चलते हैं, लेकिन तब वोट इधर से उधर शिफ्ट हुआ था, बड़ा वोट शिफ्ट हुआ था। लेकिन क्या अब बड़ा वोट शिफ्ट हो रहा है? फ्री बीज यदि तमाम अन्य राज्यों के लिए अमृत हुआ है साबित, तो क्या बंगाल के लिए विष साबित होगा? ममता बनर्जी 10,000 रुपये एक परिवार को दे रही हैं, महिलाओं को। लक्ष्मी भंडार योजना, कन्याश्री योजना, रूपश्री योजना, ये डायरेक्ट बेनिफिट है, ये डायरेक्ट बेनिफिट है जो उनकी तरफ से दिया जा रहा है। ये तो हो गया उनका सकारात्मक पक्ष। तो अब यहाँ पे जो गुणागणित चल रही थी पूरे चुनाव में, जिनका आपने नाम लिया, तो उस गुणागणित में सबसे महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री की, कि क्या ममता बनर्जी की मुस्लिम और महिला की केमिस्ट्री बिगड़ गई है, जिसकी वजह से ये पोल आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की क्या महिला और मथुआ की केमिस्ट्री बन गई है, जो उसको जीत की तरफ ले जा रहे हैं। क्योंकि 40 सीटें मथुआ समुदाय की हैं, और मथुआ समुदाय ही 2019 में उनको 18 सीटों पे ले गया था। लेकिन 2024 में जब नागरिकता का विषय आया तो उनकी सीटें, मथुआ समाज की सीटें भी कम हुई, राजवंश भी थोड़ा सा पीछे हटा था। मुस्लिम समाज भले ही कोई कुछ कहे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि मुस्लिम वोट एक भी इधर से उधर नहीं जाएगा, सारा मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के साथ जाएगा, क्योंकि मुस्लिम समाज के मन में ये बात ठीक ढंग से ममता बनर्जी बिठा दी है कि यदि सरकार भाजपा की आई तो तुम बांग्लादेश जाओगे, बाहर जाओगे। तो अब पोर्ट सीट है, पोर्ट सीट को तो मिनी पाकिस्तान कहते हैं, कोलकाता में है वो। हावड़ा सीट है, वहाँ है बंगाल में, लेकिन वहाँ सारे प्रवासी लोग हैं। कमरहट्टी है, मदन मित्रा का जो सीट है उसमें 2 तरह के लोग हैं, एक जो मदन मित्रा के लिए अंधभक्त हैं, दूसरे जो मदन मित्रा के डर के मारे बोलते नहीं हैं। नंदीग्राम का पूरा इलाका आप उसको देखेंगे, मेदिनीपुर को, तो वहाँ अधिकारी ब्रदर्स का कब्जा है। तो हर सीट पे, हर क्षेत्र पे किसी न किसी का कब्जा है। उस कब्जे के हिसाब से ये मतदाता भी नहीं बोल पा रहा, और ये सबके लिए आकलन करना कठिन है कि इस बार का नतीजा क्या होने वाला है। बंगाल वाकई में चौंकाएगा। अनुराग सर, आप इससे पहले भी कह रहे थे कि जब उनके वीडियोस देखे ममता बनर्जी के, या जब उनकी जो भी अपील आ रही थी, 4 बजे, 3:30, 4 बजे वो अपनी कालीवाड़ी के घर से वोट डालने निकलती थी, सुबह 6:30 बजे लोगों के बीच में नज़र आ रही थी, तो वो जो उनका डर, भय, या जो भी कह लीजिए, जो भी उनकी वो थी, वो सारी चीज़ें उनके जेस्चर में भी नज़र आने लगी थी। यही बीजेपी चाह रही थी, इसी नैरेटिव को लोगों के बीच में तोड़ने की कोशिश थी कि ममता का जो एक उनका रुतबा है वो टूटता दिखाई पड़े। देखिए, मतलब एक तो जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत सारी कहानी का नतीजा क्या है। ज्ञानेश जी भी वैसे बधाई के पात्र हैं। हाँ, ये इसमें चुनाव आयोग, सिक्योरिटी फोर्सेस, सबको जो है बधाई के पात्र हैं, और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र वहाँ की जनता है, जो डर से या किसी भी कारण से नहीं निकल रही थी, उसने जम के मतदान किया है। और उसमें बहुत बड़ी स्टोरी छिपी हुई है, जो 4 तारीख की 12 बजे के बाद पता चलेगी। ममता बनर्जी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये तो बता रही है कि वो हिल गई हैं, और साथ में ये भी बता रही है कि वो अंदर से कितनी स्ट्रांग महिला हैं, कि उन्होंने पूरी तरह से सब तरफ से घिरे होने के बावजूद तो भी उनकी स्पिरिट में कोई कमी नहीं आई है, वो उसी तरह से लड़ने को तैयार बैठी है।
अच्छा, यहाँ पे हम सब तरह के कॉम्बिनेशंस की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ पिछले कुछ दिनों में हुई है, पिछले 2-4-5 सालों में एक परिवर्तन आया है हिंदू मतदाता में भी और मुस्लिम मतदाता में भी। हिंदू मतदाता अब काउंटर पोलराइजेशन का जो शब्द है उसको समझने लगा है। अगर मुस्लिम पोलराइज होकर वोट करता है तो हिंदू भी पोलराइज होकर वोट करेगा। ये हमने हर जगह देख लिया पिछले चुनाव में। अगर ये सब जगह हो रहा है तो बंगाल कितने दिन अछूता रहेगा? चलिए, पिछली बार नहीं हुआ, लेकिन कभी ना कभी तो उसे भी वो भाषा समझनी पड़ेगी ना भाई। कैसे 22% से बंगाल की पॉपुलेशन 30% मुसलमानों की हो गई, तो वहां पे ग्राउंड पे डेली जो दैनिक जीवन में भी असर दिख रहा होगा। बिल्कुल ठीक। हम यहाँ बैठ के वो कल्पना नहीं कर सकते कि वहाँ जो डेमोग्राफी पिछले 10 सालों में जो चेंज हुई है उसका आम जनजीवन पे क्या असर पड़ा है, लेकिन वहाँ के आदमी को तो पता है। दूसरी चीज़ आती है, उससे हिंदू मतदाता तो पोलराइज हो गया। अब दूसरी बात आती है मुस्लिम मतदाता। हमने एक पैटर्न और देखा है कि मुसलमान को अब अपने बीच का नेता चाहिए, चाहे वो बिहार हो या महाराष्ट्र हो, बिहार, सब जगह हमने पिछले 2-3 सालों में तो दिख रहा है। अब उसको जो किराए के नेता जो आते हैं टोपी पहन के और इफ्तार पार्टियां करते हैं, ये अखिलेश और राहुल, आप नाम लीजिए, नहीं चाहिए उनको, अब नहीं चाहिए। अब बहुत बेवकूफ बनाया जा चुका है इनको। भाई, राहुल गांधी जी ने अपनी राजनीति में आने के बाद जो इकलौती चीज उन्होंने इनहेरिट करी, वो जो उन्हें समझ आया, वो सिर्फ इतना समझ में आया कि हमें मुस्लिम मतदाता को अपीज करके रखना है। किसी भी लेवल पे जाके मुस्लिम मतदाता को अपने पास वापस लाना है। इसके अलावा उन्होंने पूरी कांग्रेस की लेगेसी जो थी उससे कुछ नहीं सीखा। अब मुस्लिम मतदाता जैसे उनके पास से गया, अब मुस्लिम मतदाता को अपना आदमी चाहिए, ये हमने देख लिया। लेकिन यहां पे एक चीज हुई है कि ममता बनर्जी चूंकि ग्राउंड की नेता हैं, वो एयर कंडीशन कमरे वाली नेता नहीं है। जिस तरह से ओवैसी और हुमायूं कबीर ने शुरुआत करी थी वोटिंग के आसपास आते आते, पहले चरण से पहले के आसपास थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट होने लगा था। अब जो मीडिया में दिख रहा था, वह ग्राउंड पे वो लोग कितने एक्टिव थे वो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि अब मुसलमानों को अपने बीच का नेता चाहिए। और वहां जो राहुल गांधी ने भी वेस्ट बंगाल में जो एफर्ट किया है वो सिर्फ इतना किया है कि मुस्लिम मतदाता हमारा वापस आ जाए। उन्होंने इससे ज्यादा ना कांग्रेस के भलाई के लिए कुछ किया ना बुराई के लिए कुछ किया। सर, वीडियो बनाया था कार में बैठ के, अब क्या करवा लेंगे आप उनसे? इतना बस मेहनत तो की है। नहीं, वीडियो वो खूब अच्छे बना रहे हैं और उनको यात्रा का शौक है। अपना वो ट्रैवल ब्लॉग उनका जो है ज्यादा जो है वो चुनाव एक तरह से उनके लिए ट्रैवल ब्लॉगिंग होती है। नहीं, राहुल गांधी जी कभी विधानसभा चुनाव में दिलचस्पी नहीं रखते। वो एक लोकसभा खत्म होता है उसके बाद अगले लोकसभा की तैयारी करते हैं। तो बंगाल हो, बिहार हो, हर जगह वो लोकसभा के हिसाब से गए हैं। ठीक। बिहार में तो फिर भी गए थे। हाँ सर, वो उसके तेजस्वी के साथ नजर आए शुरुआत में, उसके बाद से फिर उनकी अपनी अलग दुनिया बन गई। गए थे, उन्होंने गोते मारे थे, वो जो पानी में कूदे थे। गोते मार के वो लोकसभा के लिए ही वोट कबाड़ रहे थे। 77 से जब चेंज हुआ तो सीधे एक पूरा कांग्रेस से शिफ्ट होके फिर वाम के पास सरकार आई। फिर 11 में पूरी तरह से शिफ्ट हुआ। तो बंगाल हमने देखा है कि वो जो है वो दौर बदलता है, मतलब वो सरकार पार्टी ऐसे नहीं बदलता, दौर बदलता है। जिस तरीके से ये महिला और युवा का फैक्टर हमने पिछले सारे चुनाव में देखा, बंगाल में ज़मीन पर जाने के बाद, एग्जिट पोल आने के बाद और पूरी ये लड़ाई देखने के बाद, ममता का जेस्चर देखने के बाद, आप क्या कहेंगे? देखिए प्रतीक्षा जी, 2-3 चीज़ें बहुत स्पष्ट तरीके से समझनी पड़ेंगी। एग्जिट पोल पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहा हूं बंगाल के मामले में। और जिन्होंने एग्जिट पोल किया है वो लोग भी कह रहे हैं कि हम वाकई कंफ्यूज हैं। लेकिन एग्जिट पोल वालों की तुलना में हमारे पास एक एडवांटेज ये था कि हम उनसे कुछ मांग नहीं रहे थे, हम उनके बीच में बैठ के चर्चा कर रहे थे। जैसे मैं एक ग्राउंड में गया, अब एक ग्राउंड में गया, वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, उनके साथ खेलते खेलते क्रिकेट के 2-4 शॉट मारे, आउट हो गया, उन्होंने बोल्ड कर दिया। उसके बाद उनके साथ बातचीत करना शुरू हुआ, बैठ गए। अब बातचीत करने के बाद उनमें से वो चट्टोपाध्याय हैं, बंदोपाध्याय हैं, बनर्जी हैं, दास हैं, मतलब सारे जो है बिल्कुल बंगाली टिपिकल खाटी बंगाली लोग हैं। उन सबसे बात हो रही। मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी युवा ममता के पक्ष में नहीं है। अब मैं जरा लड़कियों पर अगर आ जाऊँ तो लड़कियां हमें, जब हम हुगली गए तो वहाँ पर बैठे हुए थे, कुछ लड़के गाना बजा रहे थे, सब कर रहे थे, उनके साथ बैठ के 2.5-3 घंटे बैठ के जब उनके बाद मिक्स हो गए, जब हुआ तो उसके बाद जब उनसे बात करना शुरू किया, एक भी ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं है।
इवन लेफ्ट के पक्ष में कुछ है, क्योंकि उनका यह कहना था कि ममता बनर्जी का कोई आइडियोलॉजिकल प्लैंक नहीं है, कोई वैचारिक अधिष्ठान नहीं है। भाजपा का एक है, एक लेफ्ट का है। टीएमसी का वैचारिक अधिष्ठान है कि सबको फायदा पहुंचाना है। वो एक विरोध के रूप में आई थी, ये ध्यान रखिए, एक विरोध के स्वरूप में आई थी और वहां पर वो तैयार हो गई। अब एक आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको समझना पड़ेगा। 192 सीटें हैं जो 0 से 30% मुस्लिम वोटर है वहां पर। इसका अगर आंकड़ा हम लेते हैं तो 2019 के चुनाव में 110 सीटें भाजपा जीत चुकी है, 2024 में 82 सीटें जीती हैं। इसके अलावा जो 77 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में, उसमें से 72 सीटें इन 192 सीटों में जीती थी। तो ये जो 0 से 30% वाली जो मुस्लिम सीटें हैं, ये भाजपा के लिए मुफीद बैठती हैं। इसमें वो अपना टारगेट रख रहे हैं कम से कम 80% स्ट्राइक रेट का। मुझे नहीं मालूम वो कितना पाएंगे। ये टीएमसी के जो पूरे रणनीतिकार थे, उन्होंने भी इसी हिसाब से अपनी पोजीशनिंग की। वहां पर उन्होंने महिलाओं पर फोकस करना शुरू किया, जो लक्ष्मी भंडार जो योजना जो हम कर रहे हैं कि वहां पर इस तरीके से काटा जाए। भद्रलोक के भीतर टीएमसी को बेनिफिट होता रहा है, लेकिन इस बार आप प्रतीक्षा जी देख लीजिएगा कि भद्रलोक बहुत ज़्यादा नाराज है। और उसकी नाराजगी का कारण यह है कि चाहे बुद्धदेव भट्टाचार्य रहे हो, चाहे ज्योति बाबू रहे हो, इन लोगों ने क्या किया था कि वहां पर जो कल्चरल जो हेरिटेज था कोलकाता का, आप बताइए थिएटर कहाँ है आज की तारीख में कोलकाता में? साहित्य का जो विमर्श होता था, जो पूरे देश को जो दिशा मिलती थी, वो कहाँ है? तो भद्रलोक तो यही था ना। तो मैं आपको बताऊं, विक्टोरिया मेमोरियल से लेकर सवेरे जो रोज टहलते हैं वहां पर लोग, ये भवानीपुर की बात मैं कर रहा हूं, और मैं फिर कह रहा हूं कि भवानीपुर का नतीजा एक्चुअली पश्चिम बंगाल का नतीजा होगा। अभी एक बात आ रही थी कि गुजराती उनको वोट नहीं देते, नहीं, पश्चिम बंगाल भवानीपुर सीट में जितने गुजराती थे उसमें से बहुतायत में ममता बनर्जी के साथ में होते थे। कारण था वो बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन ये जानता है कि उसका हित कहां है। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और कुल मिला के अगर वो नहीं जाएगा तो अब तो पता चल जाता ना कि किस बूथ से कितने वोट हमको मिले हैं, उसके बाद उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और जो बात अभी पूर्णिमा मैम कह रही थी कि मतलब जो लेफ्ट का जो वहां पर अराजकता थी, जो गुंडागर्दी थी, मैं आपको कहूं कि ममता ने उसको कम नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली ममता ने उसी को तो फॉलो किया शायद, जो है वो उन्हीं को ले लिया और उसका विद्रूप स्वरूप सामने आया और खतरनाक तरीके से वो चीजें सामने आई। तो कुल मिलाकर लेफ्ट के साथ एक वैचारिक अधिष्ठान तो था, इनके पास कोई वैचारिक अधिष्ठान भी नहीं था। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो छप्पा वोट होता था, वो छप्पा वोट इस बार नहीं पड़ेगा, जो ममता के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन अब ममता का जो प्लस पॉइंट है उसको आप देखिए, 96% वोट कहां पर पड़ा है? उन सीटों पर पड़ा है जहां पर मुस्लिम मतदाता 50% से ज्यादा है, वहां पर 96% वोट तक पड़ा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। हाँ, अब रही बात कि कुछ पॉकेट्स में मुस्लिम नेतृत्व देखने वाली बात, तो मैं आपको बताऊं कि एक नाम हम लोग भूल रहे हैं, एआईएसएफ का जो है नौशाद सिद्दीकी, जो भांगड़ से विधायक है, वो अपनी सीट जीतेगा, एक सीट वो और निकालेगा। मैं ये मतलब बिना एग्जिट पोल के आप बता रहा हूं, 2 सीटें नौशाद सिद्दीकी की आएंगी। हुमायूं कबीर अपनी सीट पे मजबूती से लड़े हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से जो लड़ रहे हैं, उनके प्रति एक सिंपैथी तो थी, लेकिन मुसलमानों के बीच में एक भय है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आएगी हमको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, जो बात राकेश जी अभी कह रहे थे। तो ये है सब विरोधाभास। लेकिन मैं एक चीज जो मैं आपसे बता रहा हूं, जो लगातार हर वर्ग से दिखाई पड़ी है, ममता पसंद नहीं रही, ममता के खिलाफ आक्रोश बहुत है। और एक जो बात कह रही थी जय श्री राम और वो सब चीजें जो बह रही है, ये दरअसल होता क्या है कि हम लोग जब दिल्ली में बैठ के देखते हैं तो कुछ हम जार्गन्स कर लेते हैं, वहां से एक थ्योरी दी जाती है। अच्छा, वामपंथियों को थ्योरी देना अच्छा आता है, क्योंकि दिमाग होता है बौद्धिक रूप से बहुत प्रचंड आवेग वाले वो होते हैं, और वो एक थ्योरी दे देते हैं। लेकिन वो आपने एक वीडियो हुगली से रात 11 बजे का भेजा था, वो तो एकदम ह्यूज भीड़ जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे थे। और तो जाने दीजिए, कोलकाता में भवानीपुर में जब अमित शाह का रोड शो हुआ है, और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये जुटाई हुई भीड़ तो होती ही होती है, लेकिन ये बिहार और उत्तर प्रदेश से लाई हुई भीड़ नहीं थी, लोकल भीड़ थी। और भाजपा ने ये इंश्योर किया इस बार। और तो जाने दीजिए, आरजीकर कांड पे जहां जो लेडी जो लड़ रही हैं चुनाव, जो बच्ची जिसके साथ जो माता रत्ना देवनाथ जो लड़ रही है, उनके लिए वो एक जर्मन हैंगर बनता ना, जहां पर जाते हैं सभा होती है, उस जर्मन हैंगर का जो वहां पर जो बंदा हो वो भी बंगाली हो, वो दिल्ली या गुजरात से ना जाए,
मतलब चेहरे तो जाने दो, ये इंश्योर किया गया। तो जो बाहरी का जो ठप्पा लगाया जा रहा था, तो सुनील बंसल जिस तरीके से वहां पर बैठे और अमित शाह ने जिस तरीके से आखिरी 15 दिन बैठकर एक एक चीज सुनिश्चित की है, इसको मानकर चलिए कि ममता बनर्जी के पिच पे वो जाकर खेलने नहीं गए। ममता बनर्जी को चंडी पाठ हर जगह करना पड़ा, हर महादेव कह रही थी सर, हर हर वीडियो महादेव वायरल करना हो पड़ा उनको। अब ठीक है सर, वो एक्सेंट की बात है, तो मतलब कुल मिला के वो तो अब उनका एक्सेंट की बात है, लेकिन उनको मालूम था कि देखिए अब इस बार नमाज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब उनको जो है अयगिर नंदन करना पड़ेगा, अरे या देवी सर्वभूतेषु करना पड़ेगा। सयोनी घोष भी जो शिवलिंग को लेकर क्या क्या बोल गई, और वो जो है पढ़ के बता रही थी कि हमें हनुमान चालीसा आती है, हनुमान चालीसा आता है। उसके बाद उन्होंने जो है या देवी सर्वभूतेषु सब ये भी बोलकर पढ़ा, बताया। और उसके बाद उन्होंने वो कलमा जो है भी पढ़ा। कलमा भी पढ़ा। तो खैर देखिए, ममता के पास इस तरीके के वक्ता सब हैं। और दूसरा क्या है कि अभिषेक की वजह से आप मानकर चलिए, जो पूरा एक एजेंसी, नाम नहीं लूंगा, वो जो एजेंसी काम जो करती है, जिसने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है, तो बोरिया बिस्तर क्यों बांध लिया है पहले से, आपको ये संकेत नहीं समझ में आ रहे हैं। और मैं एक बात और कहूं, कभी भी इंडस्ट्रियलिस्ट खुलकर नहीं बोलता था, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के डिनर में जो उन्होंने होस्ट किया उसमें शामिल हुआ है, तो उनको जो है बयार पहले दिखाई पड़ती। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि परिवर्तन की संभावनाएं बहुत हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि भवानीपुर में ही ममता जी बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई हैं, जबकि ये उनका पूरा अपना टर्फ था। और मैं फिर कह रहा हूँ, जनता का जब चुनाव लड़ती है ना भाई, अभी विनोद जी बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, जब जनता पार्टी चुनाव जीती थी तो उसका संगठन था क्या? जनता ने चुनाव लड़ाना शुरू कर दिया था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लड़ा था, पब्लिक लड़ी थी दिल्ली तो में। मैं फिर कह रहा हूं कि ये इसलिए इस चीज को पकड़ पाना, ये आर या पार, मैं फिर ये एक समस्या है कि भाजपा के सामने एक वो कार्यकर्ता वाली बात थी, लेकिन ये जो जय श्री राम और जो बाहरी वाली चीजें थी, ये आप भूल जाइए। माइल्ड हो गई, 77 सीटें ऐसे नहीं आ ऐसे गई, नहीं आती, माइल्ड हो गई। विनोद सर, जितना सबका आकलन दिख रहा है कि ममता टेंशन में है, हाथ जोड़कर वीडियो बना रही हैं, स्ट्रेस दिख रही हैं, ममता ने इस पक्ष के हर एक नेता को स्ट्रेस पर डाला है। प्रधानमंत्री मोदी को नाव की सवारी भी करनी पड़ी, झालमुड़ी भी खानी पड़ी, अमित शाह को 20 दिन वहाँ पे भी रहना पड़ा। ऐसी महिला नेता मुझे लगता है कि विश्व में भी गिनी चुनी होंगी, भारत में तो है ही नहीं। फिर भी ये चुनाव आपको लग रहा है कि इतना इजी जो है बीजेपी के लिए हुआ होगा? दोनों चरण, उनकी तैयारी, उनकी सारी चीज़ें। देखिए, इजी तो ना बीजेपी के लिए है ना ममता के लिए है, इजी तो किसी के लिए नहीं है। एडवांटेज बीजेपी ये है कि बीजेपी के पास केंद्र की सत्ता है, बीजेपी के पास बड़े नेता हैं, उनके पास प्रचार के लिए पूरा बड़ा साधन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तंत्र है, उसका काम है। ममता के पास क्या है कि उनके पास सिर्फ राज्य की सत्ता है, अकेली नेता है, मतलब जो उनके तो फ्रंट लाइन में भी फ्रंट लाइन लीडर वही है कोई कि है नहीं। उनको मोदी जी का मुकाबला भी करना है, अमित शाह का मुकाबला भी करना है, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेताओं का मुकाबला करना है, योगी जी का भी करना है, तो वो तो है ही। लेकिन फ़र्क यह है कि वो चूँकि बंगाल की राजनीति से निकल के आई हैं और बंगाल की राजनीति में लड़ करके उस लेफ्ट के किले को उन्होंने ढहा है जो अजय हो गया था बिल्कुल एक तरह से, तो वो उनकी स्ट्रेंथ भी है और वही फाइटर वाली स्ट्रेंथ है। ममता की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? जो स्ट्रेंथ अरविंद केजरीवाल ने खो दी थी कि ममता के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन वो ममता के clean है। नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, पार्टी पर भी हैं, लेकिन ममता पर नहीं है। व्यक्तिगत रूप से उनकी जीवन शैली पूरी जो है वो आदमी वही है जो सूती साड़ी, पहले स्लीपर भी और थी। काली बाड़ी। हाँ, जो अरविंद केजरीवाल ने खो दिया था शीश महल और शराब घोटाला और सारे चक्कर में आकर के, जो भी है, तो वो उनकी स्ट्रेंथ है। फाइटर तो है ही वो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जिट पोल की अगर बात करें तो बंगाल के एग्जिट पोल कुछ और कह रहे हैं। जो बंगला चैनल हैं उनके एग्जिट पोल बिल्कुल उल्टी फिगर दे रहे हैं। वो तृणमूल कांग्रेस को 200 सीटें और 190 सीटें दे रहे हैं, और दिल्ली से वाले एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी को दे रहे हैं। तो इसलिए एग्जिट पोल पर तो बात करें कोई मतलब है नहीं हम लोगों का, सही सबने कहा। इसमें दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव पूरी ताकत से लड़ा, 2021 में भी लड़ा था और 21 से इस बार ज़्यादा लड़ा। और जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हुआ कि जो 2.5 लाख 2,40,000 जवान तैनात किए गए, उससे ये हुआ कि लोगों ने जो एक फ्री एंड फियरलेस माहौल की बात की थी चुनाव आयोग ने, लगभग वो ज़मीन पर उतरी और इसीलिए वायलेंस जो है अपेक्षाकृत कम हुआ। लेकिन प्रश्न ये है कि जो फोर्सेस लगी, क्या उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनको दिक्कत हुई अपना वोट निकालने में, अपना वोट डलवाने में? अगर उनको दिक्कत हुई, अपना वोट नहीं डलवा पाते तो
93-94% वोट कैसे होता नहीं है? होती और हिंसा भी दिखाई तो अगर 93-94% वोट पड़ा है तो वोट तो पश्चिम बंगाल का ही पड़ा है उसमें। अब वो वोट, बीजेपी की चुनौती क्या है? बीजेपी की चुनौती ये है कि जब 3 से 77 सीटें उसकी हुई तो 2016 और 2021 के रिजल्ट को आप तुलना कीजिए। 2016 में 48 सीटें शायद थी कांग्रेस की और लेफ्ट की भी सीटें थी और वोट परसेंटेज भी इनका था। 2021 में दोनों साफ हो गए, वो पूरा का पूरा वोट और सीट चली गई बीजेपी के पास। अब बीजेपी पहुंच गई 10% से 38% पर। अब वो 38% तो उसको मिल गया, उस ममता है 49% पर। अब बीजेपी उस 49% से कितना खींचती है ममता का वोट, उस पर निर्भर करेगा ये नतीजा कि उसका 38% इंटैक्ट रहे और उस 49% में कम से कम 4.5-5% वो खींचे अपनी तरफ, तब जाकर के बीजेपी की सत्ता में आने की संभावनाएं बनती हैं। कि क्या इतना खींच रही है, ये प्रश्न होगा। क्योंकि और अगर कांग्रेस और लेफ्ट, हालांकि मुझे कोई बहुत उम्मीद नहीं कि कांग्रेस लेफ्ट का कुछ कर पाएगी, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी उन्होंने अपना वोट रिटेन कर लिया वापस कहीं, जिसमें खास करके वही वोटर है जो बीजेपी के साथ गया था, क्योंकि मुस्लिम तो वहाँ 2021 में भी ममता के साथ गया था और इस बार तो और ज़्यादा जा रहा है। जो शुक्ला जी भी कह रहे हैं, इस बार तो उनको ये डर है कि अगर ममता बीजेपी की सत्ता में आई तो वो बांग्लादेशी घोषित हो जाएंगे और आसाम वाली स्थिति वहाँ भी होगी उनके साथ। तो इसलिए वो तो इंटैक्ट है उसमें। हालांकि एक एग्जिट पोल ने तो 8% मुसलमान वोट दिया बीजेपी को, तो 8% मुसलमान वोट इस परिस्थिति में अगर बीजेपी को मिल जाए फिर तो बीजेपी 225 सीटें पहुँच जाएंगी, फिर बचा क्या उसके पास। हिंदुओं को भी डराया है, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो तुमको शरणार्थी कैंप में रखा जाएगा। भाजपा भी डराई हिंदू को और ममता भी डरा रही हिंदू को, तो हिंदू मुसलमान सबको डराया जा रहा है सेकंड फेज में। भया दोहन है वो। हाँ। वो भया दोहन की राजनीति है, वो दोनों तरफ से होती है, वो हम हर जगह होती है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि ममता का जो है, अब ममता के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उनको चौथी बार कैसे वो सरकार बनाएं। सीट बढ़ाने की चुनौती नहीं है उनके सामने, सरकार बनाने की चुनौती है। सीट तो उनको 215 जीत करके एक बड़े नंबर पर पहुंच गई थी, 215 को कितना बढ़ाएंगी, लेकिन अपना वोट 49% रोके रखें, वो रोके रखें। वो वोट मुख्य रूप से महिला, मुस्लिम और उनका जो गरीब तबका है, जो लाभार्थी वर्ग है जिसको हम लोग कहते हैं, वो अगर उनके साथ रुका हुआ है तो फिर बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन ममता को हिलाना फिर मुश्किल होगा। लेकिन अगर उसमें सेंधमारी हो गई तो फिर बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। बंगाल में ममता के लिए अब बंगाल के अतिरिक्त तो कोई ऑप्शन नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो चलो ठीक है पंजाब में जाके बैठ गए, अगर ममता वहां से चली गई तो फिर अब उनके लिए कमबैक मुश्किल होगा, क्योंकि दौर बदलता है बंगाल में, कोई सरकार नहीं बदलती। ममता के लिए ये चुनाव कितना ज़रूरी है और सरकार बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगी उस पर आप बताएं। तो करो मरो की स्थिति है। भाजपा हार भी जाएगी तो ये होगा कि चलो एक बार और कोशिश की पर नहीं आए, और बाकी देश उनके पास है, कई राज्य उनके पास है। ममता के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है। और इसीलिए जो सारा आकलन हमारे पास आया है, चाहे एग्जिट पोल हो, चाहे जितने पत्रकारों ने यहाँ पर अपनी बात रखी है पूरे गहरे विश्लेषण के साथ, उससे ये समझ में आता है कि जितनी वोटिंग भाजपा को सत्ता में लाने के लिए हुई, उतनी ताकत और उससे कहीं ज़्यादा ताकत और मजबूती के साथ वोटिंग ममता को बनाए रखने के लिए भी हुई है। अब किसकी ताकत ज़्यादा है, आप देखिए कि सबसे कम वोटिंग जो है विधाननगर सीट की, वो भी 86.26% है। सबसे कम वोट, मतलब पूरा एवरेज हमारा जो प्रतिशत होता है चुनावों का, वो होता है 74%, 72%, 88 और 80 कोई टच हो जाए तो एक समय तो गुड सेकंड बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, हो गया, इसी गुड सेकंड 1951 के चुनाव में इसी बंगाल में 43% वोट हुआ है, और अब ये हो रहा है कि सबसे कम वोटिंग भी 86.26% विधाननगर की, और कैनिंग पूर्व की जो सीट है वह 97 आप सोचिए कि केवल 2.5% वोट जो है वो नहीं पड़ा वहां पर। 97, हाँ, ये जो टॉप कर रहे हैं ये सीबीएसई बोर्ड जैसी हमारे समय में हमने 60% के ऊपर 70% तक ले आया तो बहुत है। अब तो बच्चों को कहना पड़ता तुमने पूरे खानदान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ऐसे ही बंगाल के चुनाव ने पूरे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का अब तक 80% वाला मुंह छिपाया घूमता है। हाँ, 87-88% वाले बच्चे सोचते हैं कि हमने बुरा कर दिया। तो ये नॉर्म्स चेंज जैसे हुए बच्चों की पढ़ाई के, वैसे बंगाल के चुनाव में भी। और ये सही कह रहे थे कि भद्रलोक तो बंगाल से ही शुरू होता रहा, उसी भद्रलोक ने जैसे परसेंटेज के बच्चों के चेंज हुए हैं वैसे वोटिंग का चेंज कर दिया। और जहां 86.26 लोएस्ट हो, आप सोच के देखिए ना वहां क्या हुआ है। आदमी घर से निकला है, वोट डाला है, उसको दिक्कत नहीं, और 15 बूथों पर रीपोलिंग भी हुई है।
15 बूथों की रीपोलिंग भी बंगाल में हुई है, ताकि तो तय होगी ना कि चुनाव आयोग ने वोट रोका नहीं, रोका नहीं, आप वोट दीजिए, भयमुक्त होकर वोट दीजिए। अब कितना वोट भाजपा को बंगाल में लाने के लिए पड़ा और कितना ममता, और इसमें यह महत्वपूर्ण है, जैसे एनसीआर में सब लोग लगातार बात कर रहे हैं, पिछले डिबेट में भी हमने बात की कि जितने बंगाली लोग रहते हैं वो सारे गायब हैं यहाँ से, सब हेल्पर गायब हैं, सारे काम करने वाले लोग गायब हैं। मुझे एक उदाहरण मिला कि एक परिवार है जिससे उनके घर में जो आती हैं सर्वेंट, उनके 15 रिश्तेदार हैं कुल मिला के, वो 15 के 15 लोग, उनको ट्रेन की टिकट नहीं मिली तो हवाई जहाज से वोट देने गए। अच्छा, ये मैं आपको एक बस बात बता दूं, जिस दिन पोलिंग थी उसके एक दिन पहले वो टिकट जो है उस दिन आपने कहा था, लाइव में भी कहा था, 30-35 हजार तक, मतलब 35,000 तक का टिकट, मतलब 25,000 से नीचे कोई टिकट नहीं था, और वो जिस वेशभूषा में थे वो 25-35,000 रुपए उनकी महीने की कमाई भी नहीं हो सकती। तो ये हम जो टिकट लेकर वो गए, तो आप सोचिए किस तरीके। तो हमारे दफ्तर की वरिष्ठ सज्जन है, वो अपने घर का ही लाइव उदाहरण बता, बोले 21 में भी ऐसा ही हुआ था। तो ये 1 करोड़ रुपए किसने खर्च किए सर्वे में? तो टिकट पे किसने खर्च किए? उनके आने जाने का खर्च किसने दिया? जितने दिन रहेंगे उतने दिन के घर के खाने का खर्च, और 1,000 रुपये रोज और 3,000 रुपये पर वोटर। अब आप लगाइए कौन नहीं जाएगा वोट डालने। और ये मैं बता दूं कि ये जो ज्यादा वोटर एनसीआर का गया है, ये ज्यादातर वोटर ममता बनर्जी का वोटर, एनसीआर का जो वोटर गया है, और ये हर चुनाव में जाता है। तो भाजपा की रणनीति को किसी ने अभी तक रोका है तो कैसे रोका है? आप देखिए, एक एक घर से अगर वोट खाली करवा कर भिजवाया गया है, और वो हर बार करते थे। इस बार भाजपा ने जो अपनी व्यू रचना की, उसमें उन्होंने अपने वोटर को भी संगठित करने में और एक एक वोटर के पीछे आदमी लगाने में जो मेहनत की, उससे इधर से भी वोट बढ़ गया। अब वो इधर से बढ़ा हुआ वोट क्या खूब सारी सीटें बढ़ाता है या सत्ता में भी ले जाता है? यही अक्षय प्रश्न है। और ये 4 की ही तारीख को पता लगेगा। हम लोग अमरउजाला.com पर भी विश्लेषण कर रहे होंगे, और उस दिन का विशेष खबरों के खिलाड़ी भी लोग देख लें अगर इससे आगे का विश्लेषण समझना है तो। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि किसका वोटर ज्यादा निकला। एक तरफ का वोटर हमेशा निकलता था, इस बार उसके मन में भय था, इसलिए थोड़ा बहुत रह भी जाता होगा घर में तो निकलता होगा। और जहां पर 86.26 लोएस्ट वोटिंग परसेंटेज है, वहां ज्यादा विश्लेषण की जरूरत रह नहीं जाती। तो बंगाल के परिणाम क्या होंगे ये तो 4 मई को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले बंगाल चुनाव के दोनों चरण बीत जाने के बाद भी सियासी अखाड़ा बना हुआ है। दोनों तरफ के बड़े बड़े दावे हैं। ये सारे दावे जनता को कितना प्रभावित कर पाए, वोट कितना किस तरफ पड़ा, ये सब पता चलेगा 4 मई को। हम भी तैयार हैं आप तक हर एक सीट के रुझान और फिर परिणाम पहुंचाने के लिए। 4 मई को सुबह 7 बजे से लगातार बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए।